मैं अब एक आखिरी प्रकरण जिस पर हम चर्चा करेंगे उस पर बढ़ता हूं, आईपीएस पूरन साहब का केस। उसके बाद एक एएसआई साहब अपनी जान दे देते हैं। ये भी मामला उलझता जा रहा है, इसमें एक विधायक का नाम भी आ गया है। सर, आप इतने दिनों से इसे फॉलो कर रहे हैं, इसे भी आप मुझे लगता है डीजीपी के केस की तरह बहुत आसान तरीके से सुलझाकर दर्शकों को समझा पाएंगे कि यहां क्या हो रहा है। और ये तीनों केस बड़े बड़े पुलिस अधिकारियों के हैं। सर, बड़ा दुख होता है इस तरह की खबरों पर चर्चा करते हुए कि इतने बड़े पुलिस अधिकारी जिन पर इतनी अहम जिम्मेदारियां हैं, वहां हो क्या रहा है, आरोप किस तरीके के लग रहे हैं, कैसी कैसी चीजें सामने आ रही हैं। विशाल जी, बड़े नहीं होते, बड़े होते हैं अपने चरित्र से, अपने कर्तव्य परायणता से। ये ठीक है, ऊंचे ओहदे के अधिकारी एक बड़ी कुर्सी पे जाने का उनको अवसर मिला, ये बात दूसरी है कि वो उस कुर्सी के लिए उपयुक्त थे या नहीं थे, ये तो खैर इन्वेस्टिगेशन बताएगा। अब वाई पूरन कुमार जी के बारे में हम आ जाते हैं। वाई पूरन कुमार जी ने अपने सुसाइड नोट में बहुत सारे आरोप लगाए, जातीयता के लेकर के, उनकी वरीयता की अवहेलना या उपेक्षा करने की, उनका अपमान करने की, मंदिर में जाने के बाद उनको मंदिर में, पुलिस लाइन के मंदिर में जाने न दिया जाए। मैं आपको बता दूं, 36 साल में हमारी नौकरी ऐसी है, और पंजाब पुलिस बहुत ही सेक्युलर और बहुत ही ज्यादा इस तरीके के मामलों में जातीयता से बहुत ऊपर है। हमारे विभाग में ये सब हो नहीं सकता है। हमारे विभाग में न कोई किसी की जात पूछता है, न जानता है, और ये सुनिश्चित करता है कि जातीयता का पुट और तड़का हमारे व्यवहार में कभी ना आए। और अगर था तो आपने पहले क्यों नहीं कहा। लेकिन दूसरी चीज मैं ये कहूंगा कि क्या सैनिक सम्मेलन में आपने कभी कोई चीज कही, आपने अपने वरिष्ठ अधिकारियों से ये कोई बात कही कि आपकी बातें सुनी नहीं जा रही हैं। आपको एडीजीपी तक का अगर प्रमोशन मिला तो इतना तो स्पष्ट है कि आपको प्रोन्नति में कोई रुकावट नहीं आई। अगर प्रोन्नति में रुकावट नहीं आई तो सबसे बड़ा ज्वलंत प्रमाण यह है कि आपके साथ कोई भेदभाव नहीं किया गया। भेदभाव होता, एडवर्स एंट्री दी गई होती या एवरेज एंट्री दी गई होती, तो आप एडीजीपी तक नहीं पहुंच पाते। एक चीज, 2000 बैच, एक बैच का अफसर एडीजीपी बन चुका है मरने तक। मैं तो समझता हूं कि उसको इस बात का संतोष होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि जब संदीप लातर ने गिरफ्तारी की है सुशील की, और जब गिरफ्तारी की है तो सुशील ने अपनी पिस्तौल गाड़ी में नहीं छोड़ दी। क्यों छोड़ दी? उसको हैंडओवर क्यों नहीं किया? दूसरी चीज कि जब उसको पकड़ा गया है तो संदीप ने कहा अगला नंबर आपका है। ऐसा ही, हाँ, अगला नंबर आपका है ये कहा, क्योंकि ये सर्वविदित होता है। आदमी जैसे पहले पता लगा लेता है कौन किसके लिए पैसा लेता है। जब इंटरनल इंक्वायरी ने यह सिद्ध कर दिया कि ये जो सुशील है ये भी एक दलाल है, दलाल की तरह गनमैन होने के साथ साथ ये दलाल भी था वाई पूरन कुमार का, और वो कई लोगों से रिश्वत एडीजीपी के नाम पे लेता था। अब ये विवेचना बताया कि खुद लेता था, उनके नाम पे लेता था। लेकिन जब उसने ये कह दिया तो इनको वाई पूरन कुमार को मालूम पड़ गया। आपने तो अभी हरचरण सिंह भुल्लर की जो वैभव देखा है, अगर आप इनका भी वैभव देखेंगे, ये भी किसी से कौन किस पे भारी पड़ेगा ये आप चुन नहीं पाएंगे। पत्नी आईएएस, साला आम आदमी पार्टी का एमएलए, और पूरा परिवार बहुत ही रसूख वाला था। अब ये तमाम बातें जो ताना बाना अगर आप बुन रहे हैं तो आप ये देखेंगे, फिर जो कहते हैं कि संदीप ने, आखिर फिर संदीप ने क्यों आत्महत्या की है। अगर आप संदीप को देखें तो वो बहुत भावुक व्यक्ति था, और उसके कार्य और आचरण से लगता था कि वो ईमानदार था। वरना सहज इस तरीके से कोई हाथ डाल देना, इसको कहने के शेर के मुंह में हाथ डाल देना, शेर के मुंह में हाथ डाल देना और एक प्यादे को गिरफ्तार कर लेना, और यहां तक कि कह देना कि अगला नंबर आपका है। तो वाई पूरन सिंह तो समझ गए कि इनके ताश का घर अब ढहने वाला है, अब ये रुकने वाला नहीं है। अब ये बिल्कुल न सिर्फ संपत्ति तो जाएगी ही, विपत्ति आएगी, और जो बनी बनाई संपत्ति है वो भी फ्लश के नीचे चली जाएगी। तो उन्होंने कहा कि इसको बचाने का एक ही मार्ग है जो इसके पहले कई लोगों ने लिया था। भुवनेश्वर में एक आईएएस अफसर थे, और सन 81 की बात है, जब हैदराबाद में कोई अधीनस्थ अधिकारी पकड़ा गया इमिग्रेशन विभाग का, तो ये गए पिस्तौल लेकर के भुवनेश्वर में, पहले अपनी पत्नी को, अपने पिता को, बच्चों को की हत्या की, बेटा बच गया था, और फिर अपने को मार लिया। ऐसे मैं कितने केसेस गिना सकता, दिखाई ये पड़ता है कि यही सबसे आसान रास्ता है। तो इन्होंने भी वही, वाई पूरन सिंह ने भी वही किया। अब संदीप की बात आती है। संदीप ने क्यों किया? भावुक। उसने जब देखा कि हमने इनके ऊपर ये तो आरोप तो लगा दिए, ये भी कह दिया कि अगला नंबर आपका है, लेकिन उसके बाद उसने सोचा कि अब इसके बाद जो एक तरीके से
इस तरीके से राजनीति होने लगी, कहीं ऐसा ना हो कि जो राजनीतिक सुनामी आ रही है उसके बहाव में कहीं हम भी न बह जाएं। आप देखें इस तरीके के जो दुर्भाग्यपूर्ण आत्महत्या हो रही है, तो आत्महत्या के बारे में संवेदना के बाद मामले का पटाक्षेप हो जाता है, गंभीरता पूर्वक बात की जाती है, उसमें राजनीति और जातीयता नहीं लाई जाती है। इस पूरे प्रकरण में दुर्भाग्य से, मुझे बहुत दुर्भाग्य है, संवेदना के लिए ठीक था, लेकिन संवेदना के साथ साथ अगर आप देखें तो जातीयता का जो पुट जोड़ा गया है, आयाम दिया गया है, वो अवॉइड होना चाहिए। तो इसमें जातीयता का क्या काम? जांच कीजिए, जो दोषी उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए, जो अवैध संपत्ति है उसको सरकार अपने कब्जे में करे। उसमें हीला हवाला किस बात का? लाश आपने बिल्कुल पोस्टमार्टम के लिए नहीं दी, किस कानून के तहत आपने लाश फूंक लिया? संवेदनाएं आपके साथ हैं, लेकिन कानून के साथ खिलवाड़ करने के उसके 3 दिन बाद मुकदमा लिखा गया श्रीमती वाई पूरन कुमार और उनके परिवार के खिलाफ, लेकिन आपने विवेचना को रोका, आपने विवेचना में व्यवधान पहुंचाया। क्या ठीक है, इतने बड़े आघात के बाद चलिए, लेकिन आपने जो लैपटॉप रोके रखा और लैपटॉप को आपने ये कहा कि हमने आईटी टीम को 3 घंटे का अवसर दिया उसका मूल्यांकन करने को, आपने कोई कृपा नहीं की। आपका फर्ज था, आप आईएएस अफसर है, वरिष्ठ आईएएस अफसर है, आपको लैपटॉप तुरंत हैंडओवर करना चाहिए था। अभी प्रश्न उठेगा, क्या लैपटॉप के साथ कहीं कुछ छेड़छाड़ तो नहीं हुई है? इसका साइबर और फॉरेंसिक एग्जामिनेशन होना चाहिए था पहले, इसके पहले कि कोई लोग रहे, और आपने अपने कब्जे में रोक रखा था नाजायज। लाश को रोका तो वो भी नाजायज, लैपटॉप को रोका तो वो भी नाजायज। पुरानी आईपीसी की धारा 201 के अंतर्गत वो जुर्म था, और 254 भारतीय न्याय संहिता के वो भी जुर्म है कि विवेचना में और साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करना। बहुत दुर्भाग्य की बात है कि इतने 3 ऐसे प्रकरण, 3 ऐसे केसेस जिस पर हमने चर्चा की, इन तीनों ही केसेस में बहुत बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर इन्वॉल्व हैं और बहुत गंभीर आरोप इसमें लग रहे हैं। न सिर्फ आरोप लग रहे हैं, लोगों की जान गई भी है, केस सीबीआई को ट्रांसफर भी हुए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जो जांच होगी वो निष्पक्ष होगी, ईमानदारी से होगी, सच सामने आ पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया विक्रम सिंह साहब, आपने इतना समय निकाला और इन तीनों केसेस को इतना डिटेल में हमारे दर्शकों को समझाया। बहुत शुक्रिया आपका।